हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज मेरे बच्चे 12th क्लास के अंदर में आज हमारी पहली क्लास है एंड फर्स्ट क्लास में आज जो फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और आज क्लास को शुरू करने के पहले मैं आपको 2 मिनट का समय लूं और मैं आपको बता दूं कि एक काम मेरे बच्चे जो हम कभी नहीं करेंगे आगे आने वाले समय में अकाउंट्स को मेरे साथ पढ़ते हुए, उसका नाम है रट्टाफिकेशन, रटने की आदत। आप कुछ भी भूल जाओ कि आज के बाद आपको रटना है, आपको सारी बातें इंटरेस्टिंग वे में मेरे साथ समझनी है और फिर आपको अकाउंट्स को एंड करना है। इस बात का आप कसम खाइए। इसकी रिक्वायरमेंट मेरे बच्चे सिर्फ 12 क्लास पास करने के लिए नहीं है। ये रट्टाफिकेशन की जो गंदी आदत है ना, ये अगर हम नहीं छोड़ते तो 12 क्लास को क्या, अगर 12 क्लास आप पास कर भी गए तो इसके आगे जो आपने जो अभी बड़ी बड़ी डिग्रियां करनी है, आपको जो कंपनी में जाके अभी काम करना है, किसी कंपनी का अकाउंटिंग संभालना है, वहाँ बहुत परेशानी आपको आने वाली है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं पे कोई वर्ड आप ना रटे। हर एक चीज का एक रीजन होता है, वो साथ साथ में मैं रीजन आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आप एक काम करेंगे, वीडियो को चाहे तो पॉज करके आप 1 मिनट इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। आपका रजिस्टर मेरे बच्चे ऊपर में लिखना है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और लिखना है कि इसमें टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी कि इस चैप्टर के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक इसके अंदर में होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझना, ये क्या होता है, इसी में चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। सेकंड टॉपिक मेरे बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कंप्यूट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कैसे निकालते हैं पार्टनरशिप के अंदर में। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर क्या होता है और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल का मतलब कि पहले कुछ गलतियां हो गई होंगी तो उनका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा वो भी सीखेंगे। एंड द कंप्लीट थ्योरी, यानी कि जितने भी इस चैप्टर के अंदर में आपके थ्योरी हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने वाला हूं। इंश्योर करूंगा चैप्टर के एंड होने के बाद कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, प्रैक्टिकल थ्योरी, बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब आपके क्लियर रहेंगे, सारे आपके क्लियर रहेंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके ये नाम आप लिख लीजिए और आइए हम शुरू करते हैं आपका पहला टॉपिक, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। देखो, मैं यहाँ पे नया पेज लूंगा और आपको भी क्या करना है, मेरे साथ नया पेज ही लेना है, ठीक है ना। बिल्कुल नया पेज लीजिए और वहाँ पे आप मेरे साथ कुछ बातें यहाँ पे लिखेंगे, कुछ बातें समझेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप लिखना बंद करेंगे, फिलहाल लिखना बंद करेंगे, मेरी बातें समझनी है। जब मैं बोलूँगा आपके उस नए पेज पे लिखने के लिए तो आप लिखना शुरू करेंगे। पहले ध्यान से मेरी बात सुनिए जो आपको समझना है। देखो, ये एक समय था जब आप 11th क्लास में थे, यानी कि वो क्लास जिसको पास करके आप आगे निकले हो, और ये वो क्लास है मेरे बच्चे 12th जिस क्लास में अभी आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, 11th क्लास में जब आप आए थे फाइनल अकाउंट पढ़ने के लिए उस सोल प्रोप्राइटर फर्म, आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था जी, यहाँ 11th क्लास में सीखा था मेरे बच्चे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब कि एक ऐसा फर्म जिसके अंदर में एक ही ओनर होता था। सोल का मतलब क्या, अकेला ओनर। तो एक ऐसा फर्म जिसमें एक ही ओनर होता था, उसकी अकाउंटिंग कैसा होता था वो आपने यहाँ पे सीखा हुआ है। यहाँ मेरे बच्चे 12 क्लास की जो शुरुआत आपकी की जा रही है वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं, एक पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म जो होगा उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वो आपको सिखाया जाएगा। पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में फर्म क्या फ़र्क होता है। एक बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फ़र्क होता है मेरे बच्चे कि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, एक ही ओनर, एक ही मालिक। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट फर्म ने कमाया सारा का सारा क्या उसी मालिक का होता है। लेकिन मेरे बच्चे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि यहाँ पे कम से कम 2 और मोर पार्टनर्स होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कभी नहीं होगा, एक से ज़्यादा होगा, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा आपका यहाँ पे वो पार्टनरशिप फर्म होता है। तो देखो, इन दोनों की जो अकाउंटिंग है ना उसमें क्या डिफरेंसेज आते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, सोल प्रोप्राइटरशिप का जब आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था तो आपने यहाँ पे बच्चे एक बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, याद है आपको? ये सर हमें याद है।
तो आपने क्या किया था, आप यहाँ पे बनाए थे ट्रेडिंग अकाउंट। और मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं उस बचपन की बात को, जब आप 11th क्लास में थे, इस ट्रेडिंग अकाउंट को बना के मेरे बच्चे आप यहाँ पे निकाला करते थे ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। सेल्स हमारे जो होते थे उसको हम यहाँ लिखा करते थे, एक्सपेंसेस जो आपके परचेज या फैक्ट्री के उसको यहाँ लिखते थे, और फिर आपका जीपी निकल के आता था। सर वो सारे नाम लिख दो ना, रिक्वायरमेंट ही नहीं मेरे बच्चे में, मेन जो आपको रिक्वायरमेंट है मैं वहाँ पे आपको लेके आना चाहता हूँ। फिर याद कीजिए, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे 11th क्लास में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपके छोटे छोटे सर ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको याद दिलाऊं, उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता था कि आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ निकल के आते थे, उस ग्रॉस प्रॉफिट को आपको बताया गया था कि यहाँ लिखना, और इस ग्रॉस प्रॉफिट में बाकी जितने खर्चे होंगे इनको छोड़ के, जिनको हम कहा करते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उनको माइनस करने के बाद आपका यहाँ पे क्या निकलता था जी, नेट प्रॉफिट निकल के आता था। याद है बच्चे, वो बचपन की बातें, जब आप छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, आपके छोटे छोटे सर हुआ करते थे, तो उन्होंने बताया था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंस को माइनस करके आप एनपी निकालते हैं, और इसके बाद मेरे बच्चे आप क्या करते थे जी, यहाँ पे बनाते थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट में आपको बताया गया था कि एक काम करना, इस फर्म में जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी एसेट्स, उनको आप यहाँ पे लिखना, इस साइड में आपका, इस साइड में जो पार्टनर, इसमें जो ओनर है, ओनर सोल प्रोप्राइटर, एक जो ओनर है, उस ओनर का जो कैपिटल होगा, उस कैपिटल को आप यहाँ पे लिखना, उसके कैपिटल को यहाँ पे लिखना, और फिर जितने भी लायबिलिटीज आपकी होंगी, लायबिलिटीज, उन सारी लायबिलिटी को आप यहाँ पे लिखना। हाँ, ये जो आपका कैपिटल आपका था, पहले हम यहाँ लिखते थे इसमें, और जो भी हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट कमाया मेरे बच्चे, ये सारा का सारा प्रॉफिट आप याद कीजिए इस कैपिटल में ऐड करके, और आप इसको बाहर करके दोनों से टैली करते थे। ये आपने पढ़ा था अपने 11th क्लास में, जब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चा हुआ करते थे। एक्चुअली ये हमारा था 11th क्लास। फिर सर 12th क्लास, अगर जो पार्टनरशिप फर्म होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इनका फाइनल अकाउंट कैसे बनता है मेरे बच्चे, इनका भी जो फाइनल अकाउंट है ना, वो एग्जैक्टली इसी तरीके से बनता है। पता है क्या होगा, ये भी अपने बुक में क्या बनाएंगे जी, ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे 11th क्लास में पढ़ा था, वो ट्रेडिंग अकाउंट क्या करेंगे, ये भी अपना बनाएंगे। ये भी मेरे बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट को बनाकर यहाँ पे क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ये भी मेरे बच्चे आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे यहाँ बनता था आपका, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के यहाँ पे क्या निकालेंगे जी, नेट प्रॉफिट। इनका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, पार्टनरशिप फर्म में जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होते हैं, वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद ये जो प्रॉफिट निकल के आता है ना, इस प्रॉफिट के बाद थोड़ा सा मैं गैप छोड़ रहा हूं, और फिर मैं आपको दिखा रहा हूं क्या जी, यहाँ पे बैलेंस शीट। सर इसको हम भी बनाएं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात आपको दिमाग में बैठाने की है। अगर इसको बनाने का मन करे तो बाद में कभी बना लेना, अभी तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब बोलूँगा तभी आपको लिखना है। मेरे बच्चे ट्रेडिंग बन गया, प्रॉफिट लॉस बन गया, और फिर इनके भी बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ पे एसेट्स निकल के आते हैं। यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ भी कैपिटल होगा पार्टनर्स का, लेकिन हाँ यहाँ तो एक ही ओनर होता है, तो हम सिंपली लिखते हैं कैपिटल आपका। लेकिन मेरे बच्चे पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा ओनर होते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल हम ऐसे ना करके, हम कैपिटल में अगर मान लो 2 पार्टनर हैं, ए और बी, तो ए और बी दोनों का नाम यहाँ पे लिखते हैं, दोनों का नाम आपका। और फिर जितने भी हमारी लायबिलिटीज होती है, वो लायबिलिटीज क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, और फिर हमारा ये टैली कर जाता है। सर फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है मेरे बच्चे, फर्क ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या निकल के आता है, जब पार्टनरशिप फर्म में ये प्रॉफिट निकल के आता है ना, जब पार्टनरशिप फर्म अपना प्रॉफिट निकालती है, तो मुझे बताओ इस प्रॉफिट में ये जो प्रॉफिट निकल के आया था, ये प्रॉफिट कितने लोगों को मिलना था, सिर्फ एक आदमी को। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में मेरे बच्चे एक ही ओनर होता है, जितना भी प्रॉफिट था वो सारा सारा प्रॉफिट क्या किया जी, हमने इनके अकाउंट में ऐड कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर कम से कम तो होंगे ही होंगे। तो जरा बताओ, ये जो प्रॉफिट आपका निकल के आया, ये जो प्रॉफिट निकल के आया, क्या ये सारा प्रॉफिट हम यहाँ पे किसी एक में ऐड कर दे,
क्या ये सारा प्रॉफिट किसी एक आदमी का होगा? नहीं सर, जब दो पार्टनर यहाँ पे दो ओनर हैं तो इस प्रॉफिट में इन दोनों की हिस्सेदारी होगी, दोनों का शेयर आपका होगा। दोनों का कितना कितना शेयर होगा, कैसे कैसे ये प्रॉफिट इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मेरे बच्चे, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हमने बोला? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ मेरी बात ना, हर एक बात को समझना है, सॉरी लॉजिकली आपको हर एक बात समझना, तब यहाँ समझ में आएगा। तो मान लो कोई आज के बाद आपको मिल जाए और पूछ दे कि एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो आप उसको कहना कि हमारे संतोष सर ने बताया था कि ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया, ये नेट प्रॉफिट जो निकल के आया, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में एप्रोप्रिएट करने के लिए, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जिस अकाउंट को बनाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना? क्यों बनाना पड़ता है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक आदमी नहीं है, दो ओनर है, तो इस प्रॉफिट में से किसका कितना कितना हिस्सा होगा, इस बात को बताने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो होगा क्या मेरे बच्चे, ये जो नेट प्रॉफिट जैसे था ना कि जीपी यहाँ पे था तो जीपी को हमने यहाँ लिखा और फिर खर्चे माइनस करके एनपी निकाला, तो वो एनपी को ना हम यहाँ लेकर आते हैं नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट को हम जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कैसे हम देखेंगे बाद में, तो वो काम करने के लिए हम बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर जिस पार्टनर को जितना जितना अमाउंट मिला उसके अकाउंट में उतना ऐड करके हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। मतलब कि एक पार्टनर में यहाँ पे ऐड करते थे, अब एक नहीं, दोनों में जितना जितना हिस्सा बनेगा हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो ये जो जितनी सारी बातें हमने आपको समझाई, इसको लेकर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, उसको लिखिए मेरे साथ, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे। जितने भी अच्छे पॉइंट्स यहाँ से निकल के आएंगे, जो एग्जाम में आपका एमसीक्यू बन सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स बन सकता है, या फिर रिवीजन में जो आपको हेल्प करेगा, उन सबको हम यहाँ पे साथ साथ में लिखेंगे। तो आप मेरे साथ लिखो ना यहाँ पे, पहले पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे। आप चाहो तो अगर इसकी कॉपी करनी है आपने, ताकि आपको रिविजन में दिक्कत ना हो, तो फिलहाल इसके लिए इतना स्पेस छोड़ के, अपने रजिस्टर का हाफ पेज छोड़ के, उसके बाद मेरे साथ लिखिए यहाँ पे नोट नंबर 1 लिखेंगे आप यहाँ पे। नोट नंबर 1 आपका, नोट नंबर 1 कहता है इसमें, नोट नंबर 1 के अंदर में नंबर 1 लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट is prepared to distribute profit of the firm, profit of the firm, profit of the firm among partners, among partners। मेरे बच्चे, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिस अकाउंट को बनाते हो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला पॉइंट निकल के आया है ना, जो मैंने अभी तक समझाया। दूसरा पॉइंट आपका लिखेंगे आप यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शॉर्ट में कर दिया हमने यहाँ पे, शॉर्ट में कर दिया, आगे आप भी शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is prepared after preparing प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरे बच्चे अभी एक अटेम्प्ट पहले आपका जो एमसीक्यू एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, एमसीक्यू, उसमें अंदर, उसके अंदर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, कब प्रिपेयर्ड होता है। तो एक ऑप्शन में था आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, एक में था आफ्टर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक था आफ्टर बैलेंस शीट, एक था आपका नन ऑफ द अबव। तो कहाँ टिक मार्क करेंगे, आफ्टर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद ही हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए। और अब आइए जरा हम ये इस प्रॉफिट को जो पार्टनर्स के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये प्रॉफिट को जो आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसका क्या मतलब होता है, कैसे इसकी अकाउंटिंग होगी, इन बात को समझाने के लिए मेरे बच्चे मैं आपके पास लेकर आता हूं मेरा पहला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन।
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन से मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग करूंगा। अगर इन क्वेश्चन पे हमारी प्रॉपर तरीके से मास्टरी हो जाती है मेरे बच्चे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी बुक का एक एक क्वेश्चन, और मेरी बुक क्या, दुनिया के किसी भी बुक का एक एक क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करेंगे, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करा रहा हूं, और इसमें लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल आप मेरे साथ रेडी कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूंगा एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको लिखना है ना, जैसे मैं लिखूंगा उसी तरीके से। मेरे बच्चे ये कहता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म, और उस पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो 2 है, ए एंड बी। आपका सर ये पार्टनर्स क्या होते हैं, देखो ना, पार्टनरशिप फर्म में जो मेरे बच्चे मालिक होते हैं ना, वो एक तो नहीं होता ना, कम से कम 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो ये जितने भी मालिक होंगे, जो ऑनर होंगे, हम उनको पार्टनर्स कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। आपको पता है पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो देखो, इसको मैं आपको रियली में आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ, क्योंकि कल को जब आप अपने डिग्री कंप्लीट करेंगे, बड़े बड़े आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आपको बिजनेस करने का मन करेगा, तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपके पास, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि अगर मान लो कि आप कोई छोटे से प्रोजेक्ट के साथ आप बढ़ना चाहते हो, या फिर अगर आप बड़े प्रोजेक्ट के साथ भी बढ़ना चाहते हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है, आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो, और उसके लिए आपके पास खूब सारे पैसे, खूब सारे लोग हैं काम करने के लिए, तब तो आप जनरली प्रेफर करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप को। आपका अकेले काम करेंगे, अकेले काम करेंगे, अकेले हमारा डिसीजन होगा जी, अकेले जो भी प्रॉफिट लॉस होगा सब हमारा होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जिस प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करना चाहते हो, अगर उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए खूब सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सारे पैसा एक आदमी अगर नहीं लगा सकता, यानी कि आप नहीं लगा सकते, तो आप सोचते हो कि यार अपने साथ ना किसी और को भी मैं अपना पार्टनर बना लूं, मालिक बना लूं, और हम दोनों तीनों मिलकर काम करें। सिर्फ पैसे के लिए नहीं मेरे बच्चे, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट जब होता है तो बहुत ज़्यादा काम करना होता है, किसी की एक्सपर्टीज किसी फील्ड में होती है, किसी की एक्सपर्टीज किसी फील्ड में होता है। हमने बोला कि यार तुम ये जानते हो, तुम ये जानते हो, आओ हम दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, दोनों मालिक बनते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि हमेशा क्या होगा, एक से ज़्यादा मालिक होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स आपका। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता था ना, उससे एक लेवल बड़े बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। आपका जनरली ऐसा होता है आपका, है ना। बाकी बात हम थ्योरी में सीखेंगे उसका। तो एक एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूं जिसमें कहता है कि भैया 2 पार्टनर है, ए एंड बी। इन दोनों ही पार्टनर का मेरे बच्चे जो कैपिटल आपको बता रहा है ना, कैपिटल मतलब इनका जो बिजनेस में पैसा लगा है, उसका ओपनिंग बैलेंस यानी कि स्टार्टिंग का जो बैलेंस आपको बता रहा है, ए का कैपिटल कहता है कि बिजनेस में मान लो 6 लाख रुपीज का अमाउंट है, यानी कि ए ने क्या किया है जी, इस बिजनेस में 6 लाख रुपीज आपका एज कैपिटल पैसा इंट्रोड्यूस किया है, और बी का जो कैपिटल है मेरे बच्चे, वो मान लो आपका 4 लाख रुपीज का है। ए का कैपिटल 6 लाख, दूसरे का 4 लाख रुपीज, दोनों ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। हुआ क्या, कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर कहता है कि नेट प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म, इनके फर्म ने मेरे बच्चे, इनका जो फर्म है, इनका जो पार्टनरशिप बिजनेस है, वो कहता है कि जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया ना पूरे साल में, वो कहता है मान लो आपका यहाँ पे ₹8 लाख का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। 8 लाख रुपीज इन्होंने प्रॉफिट कमाया। सुनो ना, समझो ना मेरी बात आपका, ये जो 8 लाख रुपीज का ए और बी ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, मतलब इनके बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया, क्या ये 8 लाख रुपीज मेरे बच्चे सिर्फ ए का है या सिर्फ बी का है कि दोनों का है? आप मुझे बताओ। सर दोनों का है। जब दोनों ने मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जब दोनों मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट यहाँ पे कमाया जाएगा, मान लो ये प्रॉफिट कहता है कि 8 लाख रुपीज है, तो ये 8 लाख रुपीज किसी एक को थोड़े मिलेगा सर, दोनों के बीच में डिवाइड होगा। पर बच्चे ये 8 लाख रुपीज जो हमें दोनों के बीच में डिवाइड करना है, ए एंड बी में, ये कैसे डिवाइड किया जाएगा? क्योंकि 8 लाख ठीक है जी कमाया, हमारे बीच में कैसे डिवाइड होगा? तो पता है क्या होता है, और कल को आप ये काम जरूर करना, जब भी हम कोई पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं ना किसी के साथ, पार्टनरशिप में मतलब पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो मेरे बच्चे ये सबसे बेस्ट होता है कि आप एक रिटन एग्रीमेंट करो। एक रिटन एग्रीमेंट
आपस में कि भैया जो ये प्रॉफिट हम कमाएंगे, इस फर्म का जो प्रॉफिट आपका होगा, ये प्रॉफिट हमारे बीच में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसमें आपका कितना होगा, मेरा कितना होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, रिटन एग्रीमेंट। क्या बोला मेरे बच्चे, रिटन एग्रीमेंट। तो मान लो इनके बीच में एक रिटन एग्रीमेंट आपका हुआ है, एक रिटन एग्रीमेंट आपका हुआ है। ये रिटन एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है जी, ए एंड बी के बीच में। पता है प्रॉफिट को ए एंड बी यानी कि पार्टनर्स के बीच में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस एग्रीमेंट को मेरे बच्चे, उस रिटन एग्रीमेंट को हम लोग यहाँ पे अपने अकाउंटेंसी में कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये सारी बातें मैं आपको बाद में थ्योरी में भी सिखाऊंगा, लेकिन जितने भी थ्योरी के इसके कॉन्सेप्ट है ना, उनको मैं प्रैक्टिकली पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बच्चे ए एंड बी जो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किए हैं, उस पार्टनरशिप फर्म में इस प्रॉफिट को हम आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए जो हमने एक रिटन एग्रीमेंट आपस में किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। वो एक डीड बनाया जिसमें हमने सारे एग्रीमेंट किए हुए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर यहाँ पे ए और बी के बीच में वो एग्रीमेंट है क्या, ए और बी के बीच में क्या एग्रीमेंट है। यहाँ नहीं, ये तो लिख दिया मैंने, ए एंड बी के बीच में एग्रीमेंट क्या, मैं आपको बताता हूँ। एग्रीमेंट नंबर 1, ये सब आपके इनके बीच में पहले सो चुका है, और ये एग्रीमेंट जो भी है क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आपको तो सिर्फ आंसर करना है। सुनिए एग्रीमेंट क्या बता रहा। पहला कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, विल बी अलाउड, विल बी अलाउड, विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, आप ये मेरे साथ लिख रहे हैं, आगे पीछे शायद मैं बोलना भूल गया, बट ये सारी चीज़ें आपको मेरे साथ लिखनी है। मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स, टू द पार्टनर्स कहता है यहाँ पे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% के हिसाब से आपका। पता है, खुद सोचो, एक बिजनेस मैंने और आपने मिलकर स्टार्ट किया, और होता क्या है कि मैंने बिजनेस में 6 लाख रुपीस दिया, आपने 4 लाख रुपीस दिया। तो मेरे बच्चे, मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ना, मेरा ज़्यादा है, आपका इन्वेस्टमेंट कम है। तो हमने कहा कि यार बाद में हमारे बीच में कोई झगड़ा ना हो, तो एक काम करेंगे, जब भी इस 8 लाख के प्रॉफिट को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो पहले इस कैपिटल पे 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनेगा, उतना अमाउंट पहले हम क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। उतना अमाउंट पहले हम लोग एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने पहला एग्रीमेंट किया। दूसरा एग्रीमेंट, जब ये बात उठी तो पता है क्या हुआ, बी ने क्या बोला, बी ने कहा कि ठीक है, आपका कैपिटल ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, मेरा कम है तो मुझे कम मिल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी ने कहा, जब ये रिटन एग्रीमेंट हो रहा था मेरे बच्चे इन दोनों के बीच में, तो बी ने कहा कि देखो जी, मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ इस पार्टनरशिप फर्म में कि अगर वो मैं ना करूँ तो आपको एक मैनेजर रखना पड़ेगा, और अगर आप उस मैनेजर को रखोगे तो आपको उसको 20,000 रुपये की सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो एक काम करो, जब ऐसा ही है तो मैनेजर नहीं रख रहे हो ना, तो मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो उसके जगह पे काम कर रहा हूं, मुझे उसके लिए सैलरी भी मुझे पे कीजिए, मुझे सैलरी मिलना चाहिए। और ये बोला कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हम 20,000 रुपीज़ पर एनम का सैलरी भी दे देंगे। मेरे बच्चे, ये जितने भी एग्रीमेंट्स हैं ना, ये बहुत अच्छा होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले ही आपस में कर लो, जितने भी नेगोशिएशन करने हैं, ताकि बिजनेस एक बार जब शुरू हो गया ना, तो बिजनेस पे आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि आपस में झगड़े कि भैया तुम्हारा इतना मेरा इतना, कुछ नहीं, एग्रीमेंट पहले से करो। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, बी को यहाँ पे एक एग्रीमेंट है कि सैलरी, मान लो क्वेश्चन कहता है कि सैलरी टू बी विल बी अलाउड, विल बी अलाउड, सैलरी टू बी विल बी अलाउड, मान लो आपका एट द रेट ऑफ कहता है कि ₹20,000 पर एनम, 50 कर देता हूँ, 20 मुझे छोटा लग रहा अमाउंट, या 40,000 ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है पर एनम। आपको चिंता नहीं करना, एग्जाम में सब कुछ बताएगा, सब कुछ बताएगा कि भैया कितना कितना अमाउंट देना है। तीसरा एग्रीमेंट मैं दिखाता हूं इनके बीच में क्या हुआ है। तीसरा एग्रीमेंट, मेरे बच्चे, ए ने कहा फिर कि देखो, मैं कंपनी का, मतलब इस बिजनेस का, इस फर्म का जो सामान है उसको बेचने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत। सेल्स जितना भी इस बिजनेस का हो रहा है वो मेरे थ्रू हो रहा है, तो कहे कि ठीक है जी, मैं और मेहनत करूंगा, खूब सारा मेहनत करूंगा, लेकिन काम करना कि जितना भी सेल मैं करूंगा ना,
उस पर मुझे कुछ कमीशन पे कर देना, कुछ कमीशन पे कर देना। और ए बी ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है जी, चलो आपको क्या होगा कि 70,000 का कमीशन भी आपको मिल जाएगा या 60,000 का कमीशन मिल जाएगा। यानी कि तीसरा एग्रीमेंट है मेरे बच्चे यहाँ पे कमीशन 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 ऑफ रुपीज 60,000 विल बी अलाउड किसको जी, टू ए आपका है ना, ए को मिलेगा। क्यों सर कमीशन बी को नहीं मिल सकता? मिल सकता है मेरे बच्चे। मैं तो सिर्फ एक इमेजिनरी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, एक दिमाग से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं कि इनके बीच में क्या क्या एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, जब हम रियल में क्वेश्चन बुक से सॉल्व करेंगे तो ये सारे एग्रीमेंट क्वेश्चन में दिए रहेंगे। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कर रहा हूं कि क्या कैसे एग्रीमेंट बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं और कुछ भी नहीं। एंड फोर्थ यहाँ पे एक एग्रीमेंट इनके बीच में है कि ये सब कुछ देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब होता है इन तीनों चीजों को पार्टनर्स को देने के बाद जो बच जाएगा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स कहता है कि इन देयर पार्टनर्स इक्वली ले लीजिए आपका इक्वली। वो कहता है कि हम क्या करेंगे जी, इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि इन तीन चीज़ों को देने के बाद जो पैसा लास्ट में बच जाएगा उस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पता है ये जो बोला ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इस इक्वली को हम कहते हैं यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है कि लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को हम लोग आपस में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कहता है इक्वली। इक्वली मतलब क्या हो गया, 1:1, यानी कि आधा आपका आधा मेरा हो जाएगा अगर दो पार्टनर्स हैं तो। ये भी आपको हमेशा बताएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। यहाँ पे कहता है मेरे बच्चे, अब कहता है कि प्रिपेयर, अब वो कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, हम उसको यहाँ पे बनाने की शुरुआत करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए ना हम दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे कैसे बनाया जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप प्लीज क्वेश्चन की कॉपी कर चुके होंगे, मुझे विश्वास है। अगर नहीं किया है मेरे बच्चे तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी कॉपी कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में लिखवाता हूँ इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चन को आप मेरे साथ लिखते हो ना तो आपका माइंड क्या करता है कि उसको समझने की कोशिश करता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। जब मेरा सुनना और लिखना दोनों साथ साथ में होता है तो वो चीज़ें ना बहुत लंबे समय तक आपको दिमाग में बैठी रहती है। तो एक साइंटिफिक तरीका है जो मैं आपको फॉलो करता हूँ। आइए अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन क्या होगा तो मेरे बच्चे सॉल्यूशन में आप मेरे साथ बनाइए यहाँ पे क्या जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ बनाना आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग इस बात को बोलना शुरू कर दे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बना रहे हैं ये कब बना रहे होंगे, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद। ये देखिए आपका ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट रहा होगा ना बच्चे, इसी के बाद बनता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जितना प्रॉफिट आपने कमाया होगा, इस क्वेश्चन में 8 लाख रुपीज कह रहा है, जितना भी कमाया होगा उसको पहले आप यहाँ लिखिए और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो यहाँ लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट और फिर खर्चे माइनस करते थे, उसी तरीके से एनपी लिखिए और वहाँ पे हम माइनस करना शुरू करेंगे। तो हमारा काम क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले बाय, लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। आपका नेट प्रॉफिट कितना नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर में, 8 लाख रुपीज। तो ये 8 लाख रुपीज हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया आपका। अब मेरे बच्चे कसम खा लो कि इस 8 लाख में जिस पार्टनर को जो भी कुछ देने लेने की बात करेगा एज पर देयर पार्टनरशिप डीड यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट, हम उसका यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब देखो जैसे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पता हम क्या करेंगे, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे 2, आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे बताइए आपने जो इंटरेस्ट देना है वो किसको किसको देना है, ए को देना है, बी को देना है यानी कि पार्टनर्स को। तो मेरे बच्चे मैंने लिखा यहाँ पे ए और मैंने लिखा यहाँ पे बी। ए बी के आगे मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ है यहाँ पे, क्यों बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ए और बी आप लिखिए। और जरा बताओ कि इंटरेस्ट आपका कितना कितना बनता है, आप मुझे बताइए इंटरेस्ट कितना बनता है। तो सुनो जरा, इंटरेस्ट हम किस पे देते हैं जी, उनके कैपिटल पे। कैपिटल ए का कितना दिख रहा है, 6 लाख रुपीज।
तो 6 लाख रुपीज का बताइए 10% कितना होता है? 60,000। मेरे बच्चे थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर लिखना यहाँ पे 60,000, यानी कि ए को हमने इंटरेस्ट कितना दिया? 60। थोड़ा सा गैप छोड़ के, रीजन क्या है अभी आगे बताऊंगा। बी जिसका कैपिटल कितना मेरे बच्चे? 4 लाख रुपीज। इस 4 लाख पे रेट कितना है? 10%। तो कितना बन गया आपका? 40,000। उसको हमने क्या किया? बी को 40,000 दिया। तो 60 एंड 40 मिलके कितना हो गया टोटल आपका? 1 लाख रुपीज, यानी कि आउट ऑफ 8 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज हमने क्या किया जी? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इस 8 लाख में से जो 1 लाख इनको दे दिया ना, तो ए को कितना मिला? 60, बी को कितना मिला? 40। आपको कोई डाउट इसमें? नहीं सर। इसके बाद और क्या देने की बात कर रहा है? सैलरी देना है मेरे बच्चे बी को। तो आपने कहा टू सैलरी। याद रखना, आप कसम खा लो कि जो भी कुछ पार्टनर्स को देना होगा, यहां पे सिर्फ पार्टनर्स की बात करते हैं, सिर्फ पार्टनर्स की। बाहर वालों को क्या देना है क्या नहीं मेरे बच्चे, वो जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बाहर वालों की बात है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं उनको जो चीजें देना है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर ना? यस सर। तो आप यहां पे क्या करेंगे? आपने क्या किया जी? अब सैलरी देने की बात की। सैलरी आपका देखो ना, सैलरी हमें बी को देना है, तो हमने क्या किया? लिख दिया टू सैलरी, और इसके नीचे में कर दिया बी। बी के आगे कुछ लिखूंगा, जगह छोड़ देना, बाद में बताओ अमाउंट कितना है? 40,000। तो हमने क्या किया? यहां लिखा 40,000 का अमाउंट आपका 40,000। क्या ए को भी सैलरी देना है? नहीं सर। तो इसको क्या करो? बाहर कर दो 40,000। सर क्या ये डायरेक्टली हम बाहर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लो मैं हटा देता हूं। जब एक ही पार्टनर होगा तो फिर तो सारा अमाउंट जो है वो सीधे बाहर लिखो ना। क्यों आपको अंदर लिखना? अंदर लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब दो होंगे तो ऐड करना ठीक लगता है, लेकिन एक तो फिर फटाफट कर दो। और यहाँ जगह हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ ना। उसके बाद और बताओ, हमने अभी तक 8 लाख में से कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 140। अब इसके बाद कहता है कि हमें कमीशन देना है 60,000 टू ए। हमें ए को मेरे बच्चे 60,000 का कमीशन देना है। तो सैलरी देना था तो टू सैलरी बोला, कमीशन देना है तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे टू कमीशन। ठीक है ना? हमने कमीशन लिख दिया आपका यहाँ पे। और इसमें किसको हम दे रहे कमीशन जी? ए को दे रहे ना बच्चे। तो आप ए लिखिए और यहाँ थोड़ा गैप छोड़ के, और अमाउंट सीधे कितना? 60,000। जो भी अमाउंट होगा उसको हम क्या करेंगे? बाहर करेंगे आपका। ठीक है ना? मैं काम करूं क्या? ये ना सारे मैच कर रहे हैं 60-40, तो मैं इसको ना 60 ना करके इसको कुछ और कर देता हूं। आप भी अपने क्वेश्चन में चेंज कर दो, इसको 50,000 का अमाउंट कर दो, ताकि आपको ये ना लगे कि हमेशा 60-40 आएगा। और मैंने क्या किया जी? यहाँ पे ए को हमने कमीशन कितना दे दिया? 50,000 का अमाउंट। कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी होगा क्वेश्चन आपको पक्का बताएगा। ये हो गया मेरे बच्चे। अब देखो 8 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट आया था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमने सैलरी दे दिया, हमने कमीशन दे दिया। अब जो बाकी का पैसा बच गया, बाकी का प्रॉफिट बच गया, उस प्रॉफिट को, रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच जाएगा, वो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो क्वेश्चन क्या बता रहा है? इक्वली। तो लिखेंगे आप यहाँ पे टू बैलेंस प्रॉफिट है रिमेनिंग प्रॉफिट, कुछ भी बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको ट्रांसफर करेंगे जी? हम प्रॉफिट किसको देंगे बच्चे? तो पार्टनर्स को। क्या नाम है पार्टनर्स का? ए, और दूसरा क्या है? बी। थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे ए और बी लिखेंगे आप, यहाँ पे ए और बी। ठीक है ना? तो अब ए और बी को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। ये जो ए एंड बी को हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, वो कितना प्रॉफिट होगा? तो आप मुझे बताइए 8 लाख का जो टोटल प्रॉफिट था, उसमें से हम अभी तक कितना दे चुके हैं? 190 का अमाउंट इनके बीच में डिवाइड हो चुका है। अभी भी मेरे बच्चे 6,10,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है। ये 610 का प्रॉफिट हमें ए बी में क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली यानी कि 3,05,000। इक्वली मतलब क्या? आधा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो अमाउंट कितना आ गया? 3,05,000। ए को थोड़ा जगह छोड़ के हम क्या बोलेंगे? 3,05,000 का अमाउंट। ए को कितना मिला? 3,500। बी को कितना मिलेगा मेरे बच्चे? 3,05,000 का अमाउंट, है ना? दोनों को हमने क्या किया? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा काम पूरा हो गया। आप देखेंगे कि दोनों साइड मेरे बच्चे 8 लाख आपका आ गया। देखो, अगर अभी आपके दिमाग में कोई भी इफ और अगर आ रहा है, तो मैं पहले बोल दूं कि उसको स्टॉप कर दो। अगर आपने स्कूल में थोड़ा बहुत कुछ और भी सीखा है, उसको भी दिमाग से निकालो, क्योंकि बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, जो युगों तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा। बस सुनते चलिए मेरी बात को यहाँ पे। तो 6,10,000 का अमाउंट जो बच गया था, हमने उसको क्या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब ना मैं आपको लेके आना चाहता हूँ मेरे बच्चे रियल लाइफ में, मतलब कि इसके आगे क्या होता है। इसको मैं हटा दूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई मुझे रिक्वायरमेंट नहीं रही, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अब मेरी बात ध्यान से। अब देखो होता क्या है, ये बनने के बाद, इसके बनने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट में मेरे बच्चे जो ए और बी है ना, उनके अकाउंट में हम क्या करेंगे, सब कुछ प्लस माइनस करते हैं उनके अकाउंट में, है ना। तो अभी अब जो करूंगा आपको नहीं करना, बस सुनना आपको। इसके बाद अब बताओ रियल लाइफ में अब क्या बनता है, बैलेंस शीट। क्या बनता है आपका, बैलेंस शीट बनता है। रियल लाइफ में क्या बनता है, बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में मेरे बच्चे ए और बी, ए जरा बताओ, ए का कैपिटल स्टार्टिंग में कितने का था, 6 लाख का, ठीक है। बी का कैपिटल स्टार्टिंग में कितने का था, 4 लाख का, है ना। ये बी का आपका हो गया। ये तो साल के स्टार्टिंग में था। अब जो भी कुछ हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय एंड में पार्टनर्स को दिया, जैसे देखो हमने ए को क्या किया, इंटरेस्ट दिया 60,000, तो हम क्या करेंगे, इसमें 60,000 का अमाउंट इनमें ऐड कर देंगे। हमने बी को कितना दिया, 40,000, तो बी में क्या होगा, 40,000 यहाँ पे ऐड होगा। सर हम भी ये बनाए, नहीं बच्चे ये नहीं बनाना आपको, मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके लिए आपको दिखा रहा हूँ। फिर देखो सैलरी हमने बी को दिया 40,000, तो हम क्या करेंगे, बी में 40,000 सैलरी का अमाउंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कमीशन मेरे बच्चे ए का 50,000, यानी कि ए में हम क्या करेंगे, 50,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये जो 3,05,000 यहाँ पे हमने क्या किया, आपके अकाउंट में 3,05,000 ऐड कर देना है, आपके अकाउंट में भी 3,05,000 ऐड कर देना है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, चाहे प्रॉफिट में जो आपने अमाउंट दिया, ये पार्टनर्स के कहाँ पे जाके हम ऐड कर रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में। उनका जो कैपिटल है ना बच्चे, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, उसी में क्या होगा, ये सब कुछ प्लस माइनस आपका हो जाएगा, सब कुछ उसी में प्लस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यहीं पे आपका दिमाग बोले कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को, ए के कहाँ पे जाके हम ऐड कर रहे हैं, ए को हम कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में। तो मेरे बच्चे आप लिखेंगे यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। हर एक चीज जो आप यहाँ पे लिख रहे हो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। रीजन नहीं पता तो फिर मेरे बच्चे आप रटने का काम करेंगे, जो काम खराब होगा। तो एज कैपिटल हो गया। जो बी को मिलेगा हम क्या बोलेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट। तो आप यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगेन सैलरी बी के कहाँ पे जाके हम ऐड कर रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में, तो हम बोलेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। कमीशन हम कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ए के आपका कैपिटल अकाउंट में। सब कुछ जितना भी प्रॉफिट का अमाउंट हम पार्टनर्स को देते हैं उनके अकाउंट में ही तो प्लस माइनस करते हैं। तो सभी नाम के साथ क्या करेंगे, आप यहाँ लगाएंगे कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और काम हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। आपने प्रॉपर तरीके से क्या किया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। इसमें कोई डाउट बच्चे? नहीं सर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो प्रॉफिट कमाया उसको लिखिए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। बस ये बात आप ध्यान रखना कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय जो एग्रीमेंट इन पार्टनर्स के बीच में होता है, उस रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। एक नया वर्ड आपको दिया जो आपको यूज होना चाहिए, ठीक है ना। आप प्लीज कॉपी कर लो यहाँ पे। तो हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, एक्चुअली कैसे काम करता है। मुझे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, थोड़ा सा और इसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 था मेरे बच्चे। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको आना चाहता हूं और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और वास्ट करना चाहता हूं, थोड़ा सा और वास्ट। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 2, आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको दिखा रहा हूँ कि जो यहाँ पे पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स का नाम मान लो एक्स है, एन वाई है, कुछ भी नाम होगा क्वेश्चन बताएगा, आपको चिंता नहीं करना, एक्स एन वाई है। इनका जो कैपिटल है, इनका जो कैपिटल है मेरे बच्चे, कैपिटल ये आपका ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। कैपिटल ओपनिंग बैलेंस आपको बता रहा है यहाँ पे कि इनका कैपिटल मान लो कि 3 लाख रुपीज का अमाउंट है, 3 लाख का अमाउंट, और इनका कैपिटल कहता है कि मान लो आपका 2 लाख रुपीज का अमाउंट है। तो दोनों के कैपिटल बता दिया 3 लाख 2 लाख रुपीज, ठीक है ना। इस बार क्वेश्चन में मैंने आपको बताया इन लोगों का ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, जो पैसा इन्होंने बिजनेस से विड्रॉ किया होगा घर के लिए। जब भी ओनर को मेरे बच्चे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो पैसा कहाँ से निकालता है, बिजनेस से। तो बिजनेस से जो पैसा इन्होंने विड्रॉ किया ना, जो ड्राइंग्स किया है, वो बता रहा है कि एक्स का ड्राइंग्स मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपीज का है, 1 लाख रुपीज का, और वाई का जो ड्राइंग्स है वो मान लीजिए आपका 50,000 का अमाउंट है, 50,000 का
है ना। तो ये वन। सर एक बात बताओ, एक सवाल दिमाग में आया था, क्या बोलो ना, ये जो आप कैपिटल अकाउंट में इसको प्लस कर रहे हो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, फिर इनमें ऐड कर रहे हो, तो ये थोड़ा गंदा सा नहीं दिख रहा है कि आप कितना गंदा गंदा यहाँ पे आपने बैलेंस शीट में कर दिया। हाँ मेरे बच्चे, ये गंदा दिख रहा है और ये गंदगी नहीं दिखने दूंगा। और वो गंदगी क्यों कैसे नहीं दिखने दूंगा, मतलब कैसे वो गंदगी नहीं होगा हमारे बैलेंस शीट में, वो मैं सिखाऊंगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बट वो अगला टॉपिक हमारा है। अभी अगला टॉपिक है, बिल्कुल दिमाग शांत, बिल्कुल दिमाग शांत, अभी कोई इफ और नहीं होगा। आपके संतोष सर जो बोलेंगे वही फॉलो करना है। जितना बोलूंगा, जैसे बोलूंगा, बस मान लो कि सर हमसे थोड़े बड़े हैं, ये ज़्यादा पढ़े हैं हमसे थोड़ा बहुत, तो कन्फर्म्ड है कि इनको सब कुछ पता होगा। मेरे बच्चे सही समय पे, सही टाइम पे, सही बात आपको कन्फर्म बताऊंगा। अभी आपको दिमाग अगर आगे लेके चले तो काम खराब होगा, इसलिए बिल्कुल अपने संतोष सर के साथ बढ़ते चलिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो ये हौच-पौच नहीं होगा, आप चिंता नहीं कीजिए। खैर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे थे और मैं यहाँ पे क्या बोला था जी कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, दोनों की ड्रॉइंग्स बता रहा है, और फिर मैं अब आपको दिखाता हूँ इनके बीच का। चल एक चीज़ और कहता है कि नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया मेरे बच्चे ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्रॉफिट ले लूँ बताओ, जितना बोलोगे उतना ले लेता हूँ। चलो मैं इस बार 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट ले लेता हूँ। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्वेश्चन में बिल्कुल बताएगा आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो इनके बीच का रिटन एग्रीमेंट, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है ना बच्चे, पार्टनरशिप डीड, इनके बीच का जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अंदर में क्या क्या बता रहा है। इनके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है नंबर 1, पहला पॉइंट, आपका पहला पॉइंट, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ पहला पॉइंट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ, कितना परसेंट ले लो, कितना परसेंट बताओ, आप जितना बोलोगे वो ले लूंगा। चलो ले लेता हूँ 8% पर एनम, 8% के हिसाब से आपका, ठीक है ना। नंबर 2 लिखेंगे आप यहाँ पे। नंबर 2 कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स will be charged एट द रेट ऑफ, मान लो कहता है कि 10%, फुल स्टॉप। यहाँ पे पर एनम मत लिखना, फ्लैट 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे बहुत सारे केसेज होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, जिनको डिटेल में हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे जब थर्ड पॉइंट में आएंगे तो हम वहाँ पे सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के बारे में। अभी चिंता नहीं करना, अभी तो आपने कसम खाया कि संतोष सर जो बोल रहे हैं जैसे इंटरप्रेट करेंगे वही बात हम उतना ही समझेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, वहाँ पे पर एनम मत लिखना, पर एनम नहीं। फिर कहते हैं मेरे बच्चे थर्ड में, यहाँ पे थर्ड में सैलरी टू पार्टनर्स को कहता है कि सैलरी दिया जाएगा, और वो कितना कितना कहता है कि चलो जी इस बार एक्स को भी दिया जाएगा, एक्स को भी और वाई को भी। एक्स की सैलरी मान लो आपका कहता है कि 30,000 पर एनम आपका है, और जो वाई की सैलरी मेरे बच्चे कहता है कि 5,000 आपका पर मंथ है। बहुत ध्यान से एग्जाम में देखा जाता है कि आखिर ये पर एनम है, पर मंथ है, वो क्या है, क्योंकि इसी पे एग्जामिनर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा और कुछ भी नहीं। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आपका, फोर्थ कहता है कि ट्रांसफर रुपीज 50,000 टू जनरल रिजर्व। सर ये क्या है, लिखो तो अभी आप जनरल रिजर्व, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा बट आप लिखते चलिए। कहता है कि यहाँ पे 50,000 क्या करोगे जी, आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर 50,000 टू जनरल रिजर्व। और फिर पांचवा पॉइंट कहता है, फिफ्थ पॉइंट में आपका कि रिमेनिंग प्रॉफिट या बैलेंस प्रॉफिट लिख दीजिए इस पर, आपका बैलेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। या फिर मैं अगर सीधे ऐसा ना करके सिर्फ ये बोल दूं मेरे बच्चे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब तो आप ये वर्ड समझ चुके हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहता है यहाँ पे अमंग पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कहता है कि मान लो यहाँ पे कहता है जी आपका 3:2 का है, कुछ भी हो सकता है बच्चे, क्वेश्चन बताएगा। इस बार 3:2। मैंने कहा था ना कि जब भी आपको क्वेश्चन में
मिटा दिया मैंने यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल दे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है ऊपर में सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में यानी कि एक्स वाई के बीच में कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कहता है कि 3:2 में, है ना। बोलता है कि प्रिपेयर, अब आपको यहाँ पे कहता है कि प्रिपेयर, आपको बनाना है प्रिपेयर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो कहता है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाइए कि आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो आओ ना, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में लेकर आता हूँ और आप जल्दी से मेरे साथ बनाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बात बताओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना रहा है? सब फर्म बना रही है। अरे फर्म जिसने प्रॉफिट कमाया वही तो बना रही है, वही तो प्रॉफिट जो उसने कमाया उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये कौन सा सवाल है? और आप जानते हैं कि हर एक अकाउंट हम फर्म के बुक में ही सीखते हैं, फर्म के बुक में। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में फर्म ने जो आपका नेट प्रॉफिट कमाया है, नेट प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट कितना कमाया है आपका? फर्म ने मेरे बच्चे प्रॉफिट कितना कमाया है? ये देखिए आपका 6 लाख। तो हमने क्या किया, 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, 6 लाख रुपए जितना हमारे फर्म ने कमाया उसको लिख दिया कि भैया ठीक है जी 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है। अब मेरे बच्चे इस प्रॉफिट को आइए हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं एज पर पार्टनरशिप नीड। पहला क्या बता रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा बताओ ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है वो किसको किसको देना है? तो दोनों पार्टनर को ना, एक्स एंड वाई को। क्या मैं इस बार एक्सेज कैपिटल अकाउंट अगर मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत करूंगा? नहीं सर, क्योंकि अब मैं एक्सेज कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रहा हूं इसका रीजन बता चुका हूं, क्योंकि ये अमाउंट उनके कैपिटल में जाके ऐड हो सकता है, हो जाता है ना बच्चे। ये जो भी कुछ हम पार्टनर्स को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं वो उनके अकाउंट से क्या होता है कि जाके आपका प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट से एंट्री करते हैं। बताओ जरा कि इनका जो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख रुपीज़ है, इस 3 लाख का 8% कितना हो गया सर? 3 लाख का 8% हो गया 24,000, तो एक्स का हो गया आपका 24,000। वाई का मेरे बच्चे 2 लाख का 8% कितना होता है? 16,000। तो ये दोनों मिला के अमाउंट कितना आपका हो गया? 40,000। ये 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या किया, पार्टनर्स को दे दिया, इसमें कोई डाउट नहीं सर। इसके बाद मेरे बच्चे आगे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, थोड़ा सा ठहर जाओ, इसको छोड़ दो, पहले आगे बढ़ जाओ। सैलरी हमें देना है, तो हमने कहा कि 2 सैलरी, हमने कहा 2 सैलरी। और फिर बताइए किसको मिल रहा है? दोनों पार्टनर को ना। तो एक्सेज का एक्स का सैलरी एक्स के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा और वाई की सैलरी वाई के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। सर वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आपने क्यों नहीं किया? मैंने कहा ना 2 मिनट समय दो, पहले बताओ एक्स की सैलरी कितनी है? 30,000, यहाँ लिख दिया हमने एक्स का। वाई की सैलरी कितने मेरे बच्चे? ये कहता है कि 5,000 पर मंथ है। आप जानते हैं कि प्रॉफिट हमने 1 साल का निकाला है, तो एक्सपेंसेस जो हमें बुक करने हैं पार्टनर से जुड़े हुए वो भी 1 साल के बुक करने हैं। बताओ 5,000 पर मंथ अगर आपका सैलरी है तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 60,000 का अमाउंट आपका, 60,000 का, है ना। 5,000 इंटू 12, तो सैलरी के नाम पे पार्टनर्स के बीच में अमाउंट कितना चला गया जी? 90,000 का अमाउंट। इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर। फिर कहता है कि 50,000 रिजर्व में ट्रांसफर करो। मेरे बच्चे हर एक कंपनी हर एक फर्म जितना प्रॉफिट कमाती है ना, वो सारा प्रॉफिट अपने मालिक में यानी कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। खुद सोचो, अगर सारा प्रॉफिट हमने मालिक के कैपिटल में ऐड कर दिया, हमने बोल दिया भैया मालिक आपका जो करना है कर लो, जब चाहो बिजनेस से लेके चले जाओ, तो कल को बिजनेस के एक्सपेंशन भी तो करना है। अरे छोटे फर्म को बड़ा फर्म भी तो करना है, और छोटे फर्म को बड़ा फर्म करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। और पैसा कहाँ से? तो आपने प्रॉफिट से कमाया है। अब जो प्रॉफिट से आपने पैसा कमाया है, सारा पैसा पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो फिर बिजनेस के लिए क्या बचेगा? इसलिए हमेशा देखा गया है कि हर एक छोटी से छोटी फर्म, बड़ी से बड़ी फर्म, बड़ी से बड़ी कंपनी, हर एक आदमी जो बिजनेस करता है वो अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा सेव करके रखता है अपने पास आगे के लिए, एक्सपेंशन पे खर्च करने के लिए। वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो अभी कहीं किसी को देता नहीं आपका। तो जितना पैसा फर्म ने मेरे बच्चे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जो प्रॉफिट का वो अमाउंट जो इनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो पैसा बिजनेस में ही रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व में ट्रांसफर करना। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 2 बोल देना कि जनरल रिजर्व,
हमने जनरल रिजर्व में अमाउंट जो ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में, वो कितना आपका 50,000 का अमाउंट, 50,000 का अमाउंट आपका। समझो मेरी बात ना। रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है? रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब कि वो पैसा हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं, वो पैसा बिजनेस में ही रहेगा, वो पैसा बिजनेस में ही रहेगा और वो ओनर के नाम पे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, सॉरी फर्म के नाम पे छोड़ देते हैं। कल को कंपनी बंद होगी, अभी पढ़ेंगे हम, इसी में आपका डिसोल्यूशन आ गया कि जो फर्म था वही बंद हो गया, तो उस टाइम पे ये पैसा अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही मिल जाता बच्चे, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो आपका है प्रॉफिट से निकाला हुआ है, प्रॉफिट उनका होता है। लेकिन आज नहीं, आज जब तक कंपनी चल रही है हम क्या करेंगे, इस पैसे को अलग से रखते हैं आपका, ताकि फर्म पे खर्च किया जाए, उनके एक्सपेंशन पे खर्च किया जाए। क्लियर ना? तो जो पैसा हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसलिए इसके आगे एक्स वाई का नाम नहीं होता, ये रिजर्व के नाम पे। ये जो नया जो बैलेंस शीट बनेगा ना, जो बैलेंस शीट बनता है मेरे बच्चे, तो बैलेंस शीट में यहाँ आपने देखा होगा 11 क्लास में लिखा रहता था जनरल रिजर्व, है ना, क्योंकि वो अलग से हम दिखा रहे हैं, हम पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वही अमाउंट आपका यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए, और क्या है, तो प्रॉफिट शेयरिंग आ गया। अब यहां पे आने के पहले मेरे बच्चे पॉइंट नंबर 2 बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात। याद करो बचपन में जब आप 11th क्लास में थे, आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर ने आपको बताया था कि जिस दिन फर्म को हमने स्टार्ट कर दिया, जिस दिन हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसी दिन मेरे बच्चे ओनर अलग हो जाता है, फर्म अलग हो जाती है। कानून के नज़र में जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो जैसे ही हमने क्या किया, किसी फर्म को स्टार्ट किया, मान लो ए और बी दो लोगों ने मिलकर क्या किया, सीओसी को स्टार्ट किया, सीओसी को स्टार्ट किया। तो जिस दिन सीओसी स्टार्ट हुआ मेरे बच्चे, उसी दिन क्या हुआ कि आप अलग हो और ये सीओसी अलग है, और सारी अकाउंटिंग क्या कर रहे हैं, हम इनके लिए सीख रहे हैं, इनके लिए। तभी तो मेरे बच्चे जब सीओसी ने ए और बी को इंटरेस्ट दिया, समझो यहां पे सीओसी ने एक्स एंड वाई से क्या किया, कैपिटल लिया है। अगर सीओसी मान लो हमारा फर्म है, तो सीओसी ने एक्स वाई से क्या जी, कैपिटल लिया है। अगर हमने कैपिटल लिया है तो हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। फर्म कहते हैं कि हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंस है, तो हमने क्या किया, इस साइड लिख दिया कि ठीक है जी हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, और उनके अकाउंट में ऐड किया कि लो भैया आपका ही अमाउंट। जब सीओसी ने क्या किया जी, पार्टनर्स को सैलरी दिया, तो सीओसी ने कहा कि हमारा एक्सपेंस है, और वो हमने क्या किया, पार्टनर्स को दे दिया, यानी कि पार्टनर्स के अकाउंट में ऐड कर दिया कि लो भैया आपको जो करना है कर लो, आपकी मर्जी। तो क्योंकि पार्टनर्स अलग होते हैं, फर्म अलग होती है, और सारी अकाउंटिंग आपको ये मानते हुए करना है कि फर्म के बुक में कर रहे हैं, फर्म को एक इंसान मानते हुए। तो मेरे बच्चे फर्म अगर किसी से कुछ लेगी कैपिटल, तो उस पर इंटरेस्ट देगी। फर्म किसी से कोई सर्विस लेगी तो उसको कुछ पे करेगी। अब पार्टनर को क्या दे रही है, वो सैलरी पे कर रही है, पार्टनर को सैलरी पे कर रही है, वो भी डेबिट किया उसने। जब भी फर्म किसी पार्टनर से पैसा लेगी, चाहे उनका सर्विस लेगी, तो उसके बदले में उनको देगी, वो देने का काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। लेकिन जब फर्म से आप कुछ लोगे, जब फर्म से मेरे बच्चे पार्टनर कुछ लेगा, पार्टनर ने क्या लिया है, ड्राइंग्स लिया। ये देखो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि फर्म से आपने पैसा निकाल के घर में आपने यूज किया है। तो मेरे बच्चे जब भी पार्टनर्स बिजनेस से पैसा निकालेंगे, बिजनेस से पैसा लेके घर जाएंगे, तो फर्म भी तो उनसे लेगी कि ठीक है जी, जैसे हम आपको कैपिटल पे हम आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपने हमारे बिजनेस से जो पैसा विड्रॉ किया उस पर हमें इंटरेस्ट दो। ये भी तो एग्रीमेंट हो सकता है, और वही एग्रीमेंट है हमारे बच्चे कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज किया जाएगा 10% के हिसाब से। सर ऐसा क्यों होता है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, लेकिन अभी 3-4 क्लासेज मुझे गुजारने दो, उसके बाद इसका मेन लॉजिक सिखाऊंगा जब प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आऊंगा। फिलहाल तो आपको यह समझना है कि संतोष सर ने क्या बोला है जी, अगर फर्म किसी से कुछ पैसा लेगी, किसी से कोई सर्विस लेगी, किसी मतलब यहाँ पे पार्टनर से, तो उनको देगी। क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उनको सैलरी दिया, उनको हमने कमीशन दे दिया, काम खत्म। अगर फर्म से कोई पार्टनर कुछ लेगा, फर्म से क्या लिया, अपने ड्राइंग्स लिया, तो उस पर क्या करेंगे जी, फर्म आपसे इंटरेस्ट लेगी। यहाँ दे रही है तो हम लेंगे भी लेंगे। और क्यों, इसका मेन लॉजिक क्या, थोड़ा सा सब्र करो, आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ मेरे बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर फर्म लेगी तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। जब वो दे रही है तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ना वो इस साइड करेंगे, क्योंकि फर्म का एक तरीके से इनकम माना जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स देते हैं,
पार्टनर्स देते हैं, फर्म को मिलता है तो फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाएगा। कितना, कौन कौन पार्टनर है, एक्स, दोनों ने विड्रॉइंग किया था ना, यस। तो एक्स का जो ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट होगा वो एक्स के कैपिटल से माइनस हो जाएगा, और जो वाई का कैपिटल पे जो ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट होगा वो वाई के कैपिटल पे होगा। सब कुछ उनके कैपिटल से ही प्लस माइनस, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया है तो मेरे बच्चे ड्राइंग्स भी क्या होता है, हम उनके कैपिटल में ही प्लस माइनस करते थे, याद है आपको ना? याद कीजिए 11वीं क्लास में कुछ ड्राइंग्स किया तो यहीं से माइनस करते थे, तो यानी कि कैपिटल में ही सब कुछ प्लस माइनस करना है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, जो पार्टनर को हम यहाँ पे आपका पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे, वो भी उनके कैपिटल्स के ही अकाउंट से एंट्री आपका होगा। एक्स कैपिटल वाई कैपिटल कितना अमाउंट हो गया, एक्स का देखो जरा, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ड्राइंग्स 10% कह रहा है मेरे बच्चे, तो 1 लाख की ड्राइंग से 1 लाख का 10% कितना आपका होता है 10,000। हमने यहाँ पे 10,000 ले लिया, ठीक है ना। और जब ये पर एनम ना लिखा हो ना तो फ्लैट आपको निकालना है। 10% आपका 50,000 कितना हो गया 5,000। सर यहाँ पे पर एनम लिखा होता तो फिर क्या करते हैं, वो आगे का विषय है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले में जितने केसेज होते हैं सब समझाऊंगा, आप चिंता ना करो। अभी बिल्कुल स्टार्ट किया ना चैप्टर को बदमाश, तो जितना आपके संतोष सर बोल रहे उतना सिर्फ ध्यान दो ना। ये कितना आपका हो गया 15,000 का अमाउंट, तो हमने यहाँ पे क्या करना है 15,000 की एंट्री दिखानी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी हमारा काम हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी काम हो गया, यानी कि जितने भी प्रॉफिट के आपके पार्टनरशिप डेट के मुताबिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, रिजर्व में ट्रांसफरिंग करना, प्रॉफिट करना, डिस्ट्रीब्यूट, वो सब आपका हो गया। अब इसको क्लोज कीजिए और बताएं जरा, इन सबको प्लस माइनस करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट लास्ट में कितना बचा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6,15,000 का अमाउंट इधर में आपका है ना। यहाँ लिखिए 6,15,000 का अमाउंट आपका 615। तो 6,15,000 में से हम क्या क्या दे चुके हैं, एक 40,000 दे चुके हैं, एक 90,000 भी दे चुके हैं, और एक 50 है जो हमने रखा है फॉर्म ने, उसको किसी को दिया नहीं, तो बाकी बच गए मेरे बच्चे 4,35,000। 435, ये 435 हम क्या बोलेंगे, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर, टू बैलेंस प्रॉफिट जो बच गया, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, जरा बताइए किसको ट्रांसफर करेंगे, तो सर एक्स को और वाई को। कहाँ पे, उनके कैपिटल में, तो एक्सेज कैपिटल अकाउंट और वाई का वाई के कैपिटल अकाउंट में। एक्स को कितना मिलेगा, तो ये 4,35,000 का जो अमाउंट निकल के आया उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 3:2। 3:2, 3 + 2 क्या होगा 5, यानी कि एक्स को मिलेगा 3 आउट ऑफ 5। टोटल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इस रेशियो का मतलब होता है बच्चे 3:2 का मतलब होता है कि टोटल जो प्रॉफिट अब बच गया है ना, इसको क्या करेंगे, ये कितना हो गया 5 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, और 5 में से जो 3 पार्ट होगा वो आपको मिलेगा, और 5 में से जो 2 पार्ट होगा आपको मिलेगा, यानी कि 435 का आप यहाँ पे क्या करेंगे 3/5 से इसका शेयर निकाल लेंगे। ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एग्जाम में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधे वर्किंग नोट्स में 3/5 कर देना, काम खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा 2,61,000, ये आ गया आपका 261 इज इक्वल टू यहाँ पे, और वाई का कितना हो जाएगा, तो 4,35,000 में 435 में 2/5 आपका 2/5, बताइए 4,35,000 का इंटू 2/5 कितना निकल के आ गया 1,74,000। क्या हम लोग एग्जाम में सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, अभी तो अलाउड नहीं है, 12th क्लास तक मेरे बच्चे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, लेकिन 12th क्लास के बाद जितने भी आगे के एग्जाम होते हैं ना सब में अलाउड होता है। तो अब चिंता नहीं करना, शायद अब दुख हो गए इसलिए लाइट चली गई है, बट चिंता नहीं करना, खुशी भी हो जाओगे, क्योंकि 12th क्लास के बाद जो आगे के कोर्सेज आपने करने हैं, आपका CA, CMA, CS, BCom, पता नहीं क्या क्या, उन सब जगह मेरे बच्चे कैलकुलेटर आपका अलाउड है आपका। तो इस तरीके से आप देख लो प्रॉफिट आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। प्लीज कॉपी कीजिए जल्दी से, तब तक लाइट भी आ जाएगी। हाँ जी बच्चों, लाइट चली गई थी और ये बोर्ड ऑफ हो गया था, तो मैंने दोबारा इसको लिख लिया आपका। और आइए इस क्लास को अब एंड करते हैं। ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अभी बनाया था मेरे बच्चे, उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी किया गंदे तरीके से, तो ये हमने रेडी किया ना। एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है कि सर एक बात बताइए कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये कैपिटल या ड्रॉइंग्स नहीं आएगा ना मेरे बच्चे, ना कैपिटल ड्रॉइंग्स नहीं आएगा, भूल के भी नहीं। कैपिटल तो वो अमाउंट है जो कि आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पे आपने इंट्रोड्यूस किया था, एंड ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो बिजनेस से आप घर लेके जा चुके हो।
इन कैपिटल ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट का लेन देन होता है ना, इंटरेस्ट देना ही लेना, उसकी अकाउंटिंग होगा। हम कैपिटल को क्यों डालेंगे? हमने एक साल में, इस करंट ईयर में जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते समय जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा या ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट होगा, हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं, न कि ड्राइंग्स या कैपिटल यहाँ लिखते हैं। याद रहेगी बात आपको? ये सर, तो ये आज मैंने क्या किया मेरे बच्चे, आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, मैंने उसके ऊपर बात की। एंट्रीज कैसे हो रहा है, मैं उसकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें मुझे आपको सिखानी है। इसको जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करना है, वो सीखेंगे। फिर हमारा जो अभी इससे ये जो आपका कैपिटल अकाउंट में जाके वो कैसे प्लस माइनस होगा, वो होगा। अभी तो दूर की बात है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अभी बहुत सारे खेल जो हमें खेलने हैं, वो खेलने का तरीका भी अगली क्लास में भी डिस्कस करूंगा। अभी तो मेरे बच्चे शुरुआत हुई है, इसको दूर तक जाने देंगे, बहुत दूर तक जाएगा। और बिलीव कीजिए, मैं सच बोलता हूँ, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलता। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, ये बहुत 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 आपके लिए इंटरेस्टिंग होते चला जाएगा। और इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं आपको इस क्लास के अंदर में, आगे आने वाली क्लासेज में आपको बनाऊंगा और प्रूफ करूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।